सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन दैट इज अलाउड बाय एक्स पोलराइज्ड लाइट इन ट्रांस ब्यूटाडाइन। तो ट्रांस ब्यूटाडाइन में हम अलाउड ट्रांजिशन बताएंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पोलराइज्ड। तो यहाँ पर करेक्टर टेबल हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई एक रैंडम से ऑप्शन लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी ले लिया है, क्योंकि हमें ये सोल्व करने का तरीका सीखना है यहाँ पर, इसलिए रैंडम एक कोई ऑप्शन उठाया है। तो ऑप्शन में क्या है, 1 करेक्टर है कोई AU से 1 BG। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो करेक्टर गिवन है टेबल में मूल्यांकन सिंबल के सामने, उन करेक्टर को हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या है, AU क्योंकि ऑप्शन में यही है, और BG, इन दोनों के करेक्टर को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें ये एक्स पोलराइज मिले तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। समझ में आया? तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में केवल इन दो के करेक्टर ही लेने हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1, 1 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, 1 -1 -1, -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो कौन सा निकला, कौन सा मूल्यांकन टर्म करेक्टर सिंबल मिला है हमें इसके रेस्पेक्ट में? तो इसके रेस्पेक्ट में हमें मिला है जिसमें ये करेक्टर सेम जा रहे हैं ना, वो ही हमें लेना है। तो ये किसके सामने है, ये किसके करेक्टर हैं? तो इस मूल्यांकन के BU के ये सिंबल है करेक्टर। तो 1 -1 -1 और 1 हमने क्या किया है, केवल BG और AU को आपस में मल्टीप्लाई किया है, उससे हमें ये करेक्टर्स मिले +1 -1 -1 और +1। तो ये अब ये BU के इक्वल है, और यहाँ पर BU के सामने ये जो ट्रांसलेशन फंक्शन है उसमें ये x आया है। इट मीन्स ये x पोलराइज्ड है, और x पोलराइज्ड है और अलाउड ट्रांजिशन है। बेसिकली अलाउड ट्रांजिशन आपको वही कंसिडर करने हैं जिसमें x या y ट्रांसलेशन फंक्शन आपको देखने को मिलता हो। और भी नए क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के, तो वहाँ और आपको ये क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ इसके रेस्पेक्ट में जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो मिले करेक्टर वो 1 -1 -1 और 1 मिला, जो कि एक्स पोलराइज्ड के इक्वल आया। y भी है बट x भी है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन B इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन इट्स स्टेगर कन्फर्मेशन। तो स्टेगर कन्फर्मेशन कैसा होता है, जैसे 2 ऊपर की तरफ V और एक नीचे की तरफ V, यानी सीधा V और उल्टा V, मतलब याद करने का तरीका अपना अपना। तो ऐसी होती है स्टेगर कन्फर्मेशन इन इथेन। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट ग्रुप पूछा है। तो सबसे पहले हमें एक्सिस अप्लाई करनी है, CN अप्लाई करनी है। तो इसमें कौन सी प्रेजेंट है वो हमें चेक करनी है। तो यहाँ से हम इसमें पहले एक्सिस लगा के देखते हैं कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ अगर आप C3 लगाओगे ना, यहाँ से इस पॉइंट से, तो आपको यहाँ पर C3 दिखेगी। C3 में क्या होता है, 120 का एंगल, यानी 360 डिवाइड बाई 120, या डिवाइड कर लो 360 डिवाइड बाई 3, तो कितना 120 के इक्वल। तो यहाँ पर C3 लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनके बीच में 120 का एंगल है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C3 प्रेजेंट है। C3 के बाद में हम देखेंगे कोई C2 या कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ C2 प्रेजेंट है। C2 कैसे लगाओगे इसमें, तो C2 आप जब यहाँ से अप्लाई करोगे तो ये 180 से रोटेट हो जाएंगे, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये वाले नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ आपको एक C2 देखने को मिल रही है। तो यहाँ एक C2 दिखी है तो 3 C2 देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो अगर आपको
NC2 दिख रही है, यानी एक C2 भी दिखी तो 3 C2 आपको देखने को मिलेगी, यहाँ तो 3 C2 है। अब सिग्मा वी प्लेन लगाते हैं, तो जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस निकली उसके पैरेलल ही सिग्मा वी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से C3 जहाँ से निकली है वहाँ से ये प्लेन लगाओ, तो प्लेन लगाओगे तो ये वाली इमेज, ये वाली जो ऊपर की तरफ है V, इन दोनों की इमेज आपस में बनेगी, और इधर पीछे वाले में इधर की तरफ इन दोनों के बीच में बनेगी। इट मीन्स इसमें एक सिग्मा वी दिखा है तो यहाँ पर 3 सिग्मा वी दिखेंगे। अब देखते हैं सिग्मा एच। तो सिग्मा एच क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो सिग्मा एच एब्सेंट है क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा अब सिग्मा डी। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा डी है, तो यहाँ तक तो डी एन बन चुका था, तो सिग्मा एच एब्सेंट है तो हम क्या कहते हैं, डी एन डी हो सकता है। तो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर D3D हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है इस मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर टेबल दे रखी है C2V पॉइंट ग्रुप की, और यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है psi1 psi2, और किसके रेस्पेक्ट में है, सिस ब्यूटाडाइन के। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर बिलोंग टू, यानी ये जो फंक्शन है वो किस मूलिकन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मैच करता है। यानी ये जो फंक्शन है यहाँ पर psi1 गिवन है, तो हमें कैसे इसको अप्लाई करके हमें मूलिकन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अप्लाई के बेसिस पर इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। तो ये फंक्शन है, तो हमें जैसे पेरिसाइकिल में करके आए हैं कि हम इनके ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। ये जो फंक्शन गिवन है psi1 उसके बेसिस पर, तो कैसे ऑर्बिट, पहले ऐसे करके आते हैं ना, पेरिसाइकिल में ऐसे किए हमने, तो अब इनके साइन हम इस फंक्शन से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, नेक्स्ट प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस, तो ये कंप्लीट सिमेट्रिकल है। तो ये लॉब्स के साइंस नोटेशन हो चुके, ये माइनस कर देंगे, अपोजिट होते हैं। तो ये तो है psi1। अब क्या करना है, ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स गिवन है वो हमें इन पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे कि अगर इसमें कोई चेंज देखने को मिले तब तो आप यहाँ पर -1 लिखोगे, अगर कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है तो आप वहाँ पर +1 लिखोगे। देखो कैसे करते हैं। अगर यहाँ आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में इस मॉलिक्यूल में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर +1। अब हम यहाँ पर C2 अप्लाई करेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन पर, तो C2 अप्लाई करोगे तो आप C2 यहाँ से लगाओगे इसमें, तो C2 लगाओगे तो ये वाला लोब्स, ये दोनों लोब्स ये यहाँ पर आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये अपोजिट चले गए, तो यानी C2 अप्लाई करने पर इसमें चेंज देखने को मिला है, यानी -1। अब यहाँ पर सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश है, तो इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब मॉलिक्यूलर प्लेन कैसे चेक करते हैं वो बता देती हूँ कि यहाँ जो मूलिकन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के बेस में, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 और 2, तो 1 के सामने अगर +1 दिखे और 2 के सामने -1 दिखे तो वो अपना मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। तो यहाँ पर सिग्मा वी मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। तो अब इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन लगाएंगे, तो मॉलिक्यूलर प्लेन लगाओगे तो यहाँ पर इसको कट करता हो जाएगा ये, तो ये प्लेन एब्सेंट है, इमेज नहीं बन रही ना, तो ये -1। अब सिग्मा वी लगाएंगे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से ही लगेगा, तो इसके सामने प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, और नीचे की तरफ भी माइनस है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट हो चुका। अब देखो ये किस से मैच कर रहा है, ये जो कैरेक्टर मिले हैं वो किस मॉलिक्यूलर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ 1 -1 और 1, यानी ये किसके इक्वल है, B2 के। तो इस तरीके से हमें इसे करना था। अब हमें सेम यही अप्लाई करना है सेकंड वाले फंक्शन पर। तो सेकंड वाले फंक्शन का मैं, ये जो फंक्शन गिवन है उससे हम
पहले इसके लोब्स बना लेते हैं और फिर इस पे ये सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करके देखेंगे। तो इसमें वही सिस ब्यूटाडाइन है मॉलिक्यूल, तो यहाँ लोब्स है। अब हम इसको फंक्शन को देख के इसको नोटेशन करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, या नेक्स्ट माइनस, यहाँ प्लस। अब नेक्स्ट वाले रिमेन वो आप सेल्फ लगा सकते हैं हम। तो यहाँ प्लस, या माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इस पर हम सेम आइडेंटिटी C2 एंड सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश लगाएंगे, तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। ये आप सेल्फ करके देखोगे, क्योंकि मैंने एक बता दिया आपको, तो आप ये सेल्फ कर सकते हो। ये भी B2 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करना है। अगर कोई चेंज देखने को मिले तो आप माइनस लगाओगे, और अगर कोई चेंज नहीं देखने को मिले यानी वो प्रेजेंट है, तब वो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब्सेंट हो तो -1 और प्रेजेंट हो तो +1, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑल एटम इन सिस ब्यूटाडाइन आर टेकन एज द बेसिस वेक्टर्स द कैरेक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें ये कैरेक्टर्स एलिमेंट्स गिवन है, सिमेट्री एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, किसका, सिस ब्यूटाडाइन का। तो इसके लिए हमें पहले तो इसको लिख की आइडेंटिटी लगानी है, C2 लगाना है, सिग्मा वी लगाना और सिग्मा वी डैश। ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, अभी जैसे मैंने समझाया था C2V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल से। तो यहाँ सिस ब्यूटाडाइन है, तो सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट ड्रॉ करो। ये नंबर ऑफ एटम भी शो करो, जिससे कि जब हम ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो वहाँ काउंट करने में ये रिजल्ट सही दे। क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखने होते हैं कैरेक्टर, कि इनके रेस्पेक्ट में कैरेक्टर्स क्या है, आइडेंटिटी C2 और सिग्मा वी डैश। तो आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में कैरेक्टर होते हैं, हम लेते हैं 3, और C2 के रेस्पेक्ट में -1, और सिग्मा वी प्लेन, जितने भी प्लेन होते हैं उनके रेस्पेक्ट में 1। अब निकालेंगे हम इसमें NUS, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, यानी वो एटम बताने हैं जिसमें हम ये एलिमेंट्स जब लगाएं तब वो कोई चेंज ना शो करें। तो वो एलिमेंट्स यहाँ हमें लिखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी है, ये हम अप्लाई करते हैं और उसमें देखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो यहाँ आइडेंटिटी लगाओ, तो आइडेंटिटी मतलब इसकी रियलिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए जो कि अनशिफ्टेड है, तो 10 के 10 यहाँ पर हम राइट करेंगे। अब C2 अप्लाई करते हैं, यहाँ से C2 प्रेजेंट है, तो C2 पर लगाने से ये सारे एटम एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 0 हो गया। सारे शिफ्ट हो चुके, हमें कौन से लिखने, जो शिफ्ट नहीं हुए हैं हमें ये लिखने यहाँ पर। तो सिग्मा वी लगाएंगे, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन इसको पूरा मॉलिक्यूल को कट करता हुआ जाएगा। इट मीन्स ये भी यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 10 के 10 है, कोई शिफ्ट नहीं हुए। अब यहाँ पर सिग्मा वी प्लेन लगाएंगे, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगा, तो वो भी ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे, इंटरचेंज इमेज बना रहे हैं, तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें NUS निकालना होता है, और ये हो जाएगा TORR यानी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट लिखो, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 0, आपस में बस मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट देखो कौन सा ऑप्शन, 30 0 10 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल गिवन है, बिलोंग C4 पॉइंट ग्रुप एंड सिमेट्री ऑपरेशन गिवन है, और हमें यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताना है। बट यहाँ कैसे बताओगे आप, ये मॉलिक्यूल है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, स्क्वायर प्लेनर है, इसमें बताया है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर है ये, प्लेनर। तो
अब हम इस पर सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी, यहाँ 2 नहीं, यहाँ सीधा C4 C2 एंड सिग्मा V एंड सिग्मा D ये अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे तो यहाँ आप हमें करना क्या है, NUS निकालना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। करेक्टर नहीं निकालने, हमें केवल नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालने हैं। तो आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, तो वही इसमें अनशिफ्टेड एटम हो जाएंगे। तो गिनो यहाँ पर मॉलिक्यूल में टोटल कितने हैं, 5, तो 5 के 5 राइट करो। अब C4 लगानी है। C4 कैसे होती है, यहाँ से मॉलिक्यूल के यहाँ से सेंटर में से जाती है, ये 90 डिग्री से ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम केवल 1 है, मेटल, ये हो जाएगा 1। अब C2 लगाओ, C2 यहाँ से लगाओगे तो ये इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर भी कितने हैं एटम अनशिफ्टेड, 1। अब सिग्मा V लगाओ, सिग्मा V भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर से निकलेगा, यानी ये भी 1। अब सिग्मा D कैसे निकलता है, 2 C2 के बाइसेट करते हुए एंगल के बीच में, यानी ऐसे है 2 C2 जा रही है, इन C2 के बीच के एंगल्स को बाइसेट करता हुआ सिग्मा D निकलता है। इट मीन्स ये रहा यहाँ से सिग्मा D। तो ये हो गए। अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम बताने, तो 1, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। यहाँ से एक्सिस निकली तो ये तो स्टेबल रहेंगे ना, रोटेट तो ये करेंगे, ये 2x, तो ये 2x इंटर कन्वर्ट करेंगे और ये स्टेबल रहेंगे जहाँ से एक्सिस निकली है ये सिग्मा D प्लेन। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 3। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। ऑप्शन क्या है, द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू क्लासेस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो क्लास होती है वो यहाँ जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनके इक्वल होती है, यानी जितनी क्लास है उतने ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं करेक्टर टेबल के अंदर। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2V पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल गिवन है। अब हमें इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिलोंग टू A1 एंड B1 irreducible representation respectively the allowed electronic transition from A1 to B1 is। तो हमें अलाउड ट्रांजिशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू A1 और B1 के रेस्पेक्ट में। करना क्या है, इनके दोनों के करेक्टर जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि वो X पोलराइज्ड है या Y पोलराइज्ड है या Z पोलराइज्ड है। मैंने बताया था ना आपको कि अलाउड ट्रांजिशन हम तभी कहेंगे जब हमें कोई ट्रांसलेशनल फंक्शन उसके सामने मिले, तभी वो करेक्टर अलाउड कैटेगरी में हम लेंगे। तो यहाँ हम इन मूल्यांकन को मल्टीप्लाई करते हैं, इन सिंबल को, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ये भी कह सकते हो। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इनके करेक्टर को, तो यहाँ ये A1 और ये B1, इन दोनों के करेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, जब A1 और B1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1, फिर 1 -1 -1, फिर यहाँ 1 × 1 1 1 -1 -1। तो अब ये किसके इक्वल आया है, 1 -1 1 -1। तो कौन सा सिंबल है इसके सामने, तो इसके सामने होगा B1। तो ये देखो ये रहा सेम, इसी का रिजल्ट हमें मिला है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 -1 1 -1। तो ये क्या है, इसके सामने ये अलाउड है, तो इसके सामने ये X आई, इट मीन्स ये X पोलराइज्ड है। क्या है, X पोलराइज्ड और अलाउड ट्रांजिशन है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड ऑफ पिरिडीन। तो इसमें आपको वाइब्रेशनल मोड निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इसके निकालने होंगे टोटल मोड्स, फिर टोटल मोड्स निकालने के बाद में ट्रांसलेशनल और
रोटेशनल में से आपको वाइब्रेशन मोड निकालनी होगी, और उससे पहले भी सबसे पहले आपको निकालना होगा इसके लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले बताया था कि सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करते हुए आपको इनको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ डायरेक्ट। तो ये होते हैं 3 3 -3 11 3। इसको कैसे निकालना है हम पीछे देख के आए हैं अभी। वही करेक्टर निकालने हैं, करेक्टर बताने हैं, फिर एन्यूअस निकालना है, और एन्यूअस के बाद में ये 2RR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो इससे आपको मिलेगी, ये तो मिल गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में निकालना है टोटल मोड्स। तो टोटल मोड्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे जिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए A1, तो यहाँ पर टोटल A1 कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं 1/h ब्रैकेट h इंटू k इंटू l प्लस दोबारा h1 h2, ऐसे ही हम इनके करेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, और मल्टीप्लाई करके फिर h से डिवाइड कर देते हैं। h क्या है यहाँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो C2V में ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2n होता है, तो यहाँ 2 है n की वैल्यू, तो 4 हो जाएंगे। तो h की वैल्यू यहाँ पर 4 लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल A1 मिलेंगे, फिर यही A2 के रिस्पेक्ट में, फिर B1, फिर B3। तो इस तरीके से आपको टोटल मोड्स मिलेगी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, वैसे करना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन तो, बट अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी समझ सकते हैं। तो 11A1 प्लस 4A2 प्लस 11B1 प्लस 7B2, तो ये तो मिली टोटल मोड्स। अब निकालते हैं हम ट्रांसलेशनल मोड्स। तो ट्रांसलेशनल मोड्स में इनको कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोड में हमें देखने होते हैं केवल x, y और z फंक्शन। तो जिसके सामने x, y, z फंक्शन है वो ट्रांसलेशन मोड हो जाएगी। तो x, z देखो किसके सामने, ये z A1 के, तो A1 प्लस अब x B1 के सामने, y B2 के सामने। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन मोड मिली। अब निकालेंगे रोटेशनल मोड्स। तो रोटेशनल मोड्स में हम देखते हैं r फंक्शन, तो r x के रिस्पेक्ट में, r y के रिस्पेक्ट में और r z कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में। तो r z A2 के और r y B1, फिर r x के सामने है B2। तो इस तरीके से हमें ये मिल गई रोटेशनल मोड्स। अब हम इनको एक फॉर्मूला मान लो वो अप्लाई करके यहाँ से हम वाइब्रेशनल मोड निकालेंगे। तो टोटल मोड्स, तो अप्लाई क्या करना है वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड निकालना है हमें, वाइब्रेशनल मोड। तो टोटल मोड माइनस ट्रांसलेशनल मोड्स प्लस रोटेशनल मोड्स। तो जब टोटल मोड्स में से ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड को माइनस करोगे तो हमारे पास जो वाइब्रेशनल मोड्स आएगी वो इक्वल आएगी 10A1 प्लस 3A2 प्लस 9B1 प्लस 5B2। तो ये मिली हमें वाइब्रेशनल मोड्स। हमें बतानी है इनमें IR एक्टिव मोड्स। तो ये डिफरेंस तो आप कर ही लोगे ना, टोटल मोड्स है, जो मोड्स इसमें और इसमें कॉमन है उसको हटा देना और जो रिमेन बचेगी वो यहाँ मैंने लिखी दी। अब हमें इसमें एक्टिव बतानी है। तो एक्टिव कैसे बताओगे, तो एक्टिव के लिए मैंने बताया था आपको कि जिसमें ट्रांसलेशनल फंक्शन हो, ट्रांसलेशनल फंक्शन कोऑर्डिनेट्स लाइक x, y, z जिस भी मूल्यांकन सिंबल के सामने है
वो हो जाएगी IR एक्टिव मोड्स। तो इन टोटल जो हमें वाइब्रेशनल मोड्स मिली है, अब हम उसमें से ये छांटेंगे। तो पहले A1 को चेक करते हैं। तो A1 के सामने Z फंक्शन है, इट मीन्स ये 10 A1 IR एक्टिव हुई। फिर A2 को चेक करते हैं, तो इसमें तो RZ है, तो ये नहीं है, फिर ये नहीं हुई। B1 को चेक करते हैं, तो X है यहाँ पर, इट मीन्स ये है, तो कितने हैं 9 B1 प्लस अब B2 के सामने Y है, तो ये भी है, तो 5 B2। अब टोटल ऐड कर लो, 19 + 5 24। तो टोटल मोड्स IR एक्टिव 24, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मॉलिक्यूल में S6 सिमेट्री एलिमेंट चेक करना है। तो ये B2S6 है, इसमें C2 प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर तो केवल S2 हो सकती है और S4 हो सकती है। CH4 है, तो इसमें S4 होती है। इसमें PH5 है, तो इसमें C3 होती है और सिग्मा H प्रेजेंट होता है। तो सिग्मा H प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ये S3 प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? SF6। यहाँ पर C3 होती है बट सिग्मा H है वो अब्सेंट होता है, तो अब्सेंट होने की वजह से सिग्मा H अब्सेंट है, इसलिए ये जो C3 है वो अब S6 बन जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे CN प्रेजेंट है, तो CN के बाद में हम चेक करते हैं सिग्मा H को। तो सिग्मा H अगर प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है, तो हम उसमें SN कहते हैं। और सिग्मा H है अगर अब्सेंट है, ये मैंने माइनस का अब्सेंट का दिखाया है और ये प्रेजेंट का, तो अगर सिग्मा H अब्सेंट है तो वो S2N हो जाएगी। तो यहाँ जो लास्ट जो ऑप्शन है D, उसमें C3 प्रेजेंट है। मान लीजिए कि अब C3 है, तो C3 है तो सिग्मा H होता तो वो केवल S3 बनता, और अब सिग्मा H अब्सेंट है तो ये S6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर N की वैल्यू को ही पुट करना होता है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में S6 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल कंटेन फॉलोइंग सिमेट्री एलिमेंट्स। तो इसमें एलिमेंट्स गिवन है, हमें बताना है केवल क्लास और ऑर्डर। तो क्लासेस जितनी ये गिवन है एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो होगी क्लास तो होगी 6। ऑर्डर, इनके जो सिमेट्री एलिमेंट्स के जो ऑपरेशन है उनको ऐड करना है। ये 2 ये 1 ये 3 और ये 3, तो टोटल करोगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, H की वैल्यू ऑर्डर यानी H12। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसमें पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए वही तरीका जैसे हम स्टेगर्ड में करके आए हैं, इसमें भी हम निकालने की ट्राई करेंगे और यहाँ पर भी इसमें मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस को अप्लाई करेंगे। तो एक्सिस ऐसी अप्लाई करनी है जो इनके रिप्लेसमेंट पर जो एटम पहले जहाँ था वो हमें वहीं मिले। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमने C2 लगाई, यहाँ C2 लगाई, लग रही है क्या यहाँ से C2? यहाँ से आई थिंक ये C2 तो नहीं लग रही, ये लगा सकते हैं।
इस मॉलिक्यूल में हमें अब पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो पॉइंट ग्रुप आप कैसे, पहले सबसे पहले आप एक्सिस को अप्लाई करोगे जो मैक्सिमम हो और इसमें प्रेजेंट हो। तो यहाँ से हम C2 लगाते हैं, C2 अप्लाई करोगे तो ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ घूम के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ C2 प्रेजेंट है। अब सब्सिडरी एक्सिस चेक करेंगे। तो सब्सिडरी एक्सिस में कैसे करोगे, अब आप C2 कैसे प्रेजेंट कराओगे, यहाँ से C2 चेक करोगे। तो C2 लगाओगे तो ये 180 से रोटेट होगा, तो ये वाला आइटम यहाँ आ जाएगा और ये वाला आइटम यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो गई। तो अगर एक C2 हमने देखी है सब्सिडरी में, तो यहाँ C2 प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक लगी है तो कितने प्रेजेंट होगी, 2, और टोटल 2 हो जाएगी। एक तो दिख चुकी है हमें, और भी देख सकते हैं, ये रही एक, ये रही। तो यहाँ हमें इतना नहीं समझना है। तो अब हम अप्लाई करते हैं सिग्मा वी। तो सिग्मा वी यहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ से तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेट करो यहाँ से ये वाला प्लेन लगाया हमने इसमें। तो इस वाले की इमेज नीचे ये पीछे की तरफ है ये एटम, और इस एटम की इमेज बन रही है। इट मीन्स यहाँ सिग्मा वी हमें देखने को मिला है। तो अगर एक सिग्मा वी मिला है तो इसमें टोटल 2 प्रेजेंट हो चुके। अब हम इसमें देखते हैं सिग्मा एच। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर सब्सिडरी एक्सिस, फिर सिग्मा वी और फिर सिग्मा एच, और अगर एब्सेंट हो जाए तो वो सिग्मा डी बन जाएगा। तो इसमें अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस मानी है तो आप यहाँ से प्लेन निकालोगे यहाँ से, तो इसकी इमेज नीचे की तरफ नहीं बन रही है और इसकी इमेज ऊपर की तरफ, कोई एटम नहीं है। इट मीन्स इसमें सिग्मा एच है वो एब्सेंट है, ये एब्सेंट है तो ये सिग्मा डी बन जाएगा। तो ओवरऑल D2D पॉइंट ग्रुप बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई मूलिका नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें इन नोटेशन के बेसिस पर इनको अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, डायमेंशन है। तो ये आइडेंटिटी हमें ये बताती है, इसका ये जो सिंबल है, तो यहाँ जो कैरेक्टर है या तो 1 हो सकता है या -1, 2 ही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आइडेंटिटी बताती है कि यहाँ पर या तो A आ सकता है या B आ सकता है। तो अगर +1 हुआ तो A आ जाएगा और -1 हुआ तो B आ जाएगा। तो यहाँ +1 है, इट मीन्स यहाँ पर A है, तो ऑप्शन सी तो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस से हमें ये पता चलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमें ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि जो A है नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ये 2 ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं हमें, या तो 1 या -1। तो यहाँ +1 प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, तो यहाँ जो होगा इसके बेसिस पर कैरेक्टर के, तो वो होगा A। अब नेक्स्ट है सब्सिडरी एक्सिस या NC2। तो सब्सिडरी एक्सिस यहाँ पर इनके बेस पर लगने वाला 1 और 2 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी जो सब्सिडरी एक्सिस है वो या तो बेस पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। अब 1 किस कंडीशन में आएगा, तो 1 तो आएगा जब साइन +1 हो, और 2 आएगा -1। और यहाँ पर भी यही था,
प्रिंसिपल एक्सिस में अगर +1 आया है तब ए आ जाएगा, और वो बता ही दिया मैंने। बट यहाँ पर केवल आइडेंटिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि ए आ सकता है और बी आ सकता है, बट प्रिंसिपल एक्सिस में जो साइन है वो डायरेक्ट ये बताएगा कि यहाँ पर जो +1 है वो केवल ए को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर -1 प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पर जो बेस है वो A2 के ए के बेस पर लगेगा, अब -1 होने की वजह से 2। ठीक है, नेक्स्ट है आई, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन रिप्रेजेंट करती है या तो जीरेंड को या अनजीरेंड को। तो अगर +1 है तो जीरेंड हो जाएगी और -1 है तो अनजीरेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर -1 रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पर A2 के साथ लग जाएगा अनजीरेंड। अब सिग्मा H रिप्रेजेंट करता है प्राइम और डबल प्राइम को। तो सिंगल प्राइम है तो +1 और डबल प्राइम है तो -1। तो यहाँ पर -1 रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है, इट मीन्स यहाँ लगेगा डबल प्राइम। तो इस बेसिस पर ऑप्शन कौन सा राइट है? ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द कैरेक्टर टेबल ऑफ द पॉइंट ग्रुप C3V। तो यहाँ पर कैरेक्टर टेबल गिवन है और यहाँ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी गिवन है। तो हमें ये निकालना नहीं है, जैसे हम पीछे समझ के आए हैं, कैरेक्टर फिर उसके NUS और फिर TOR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू। तो इस तरीके से नहीं निकालना, हमें ऑलरेडी ये निकाल के दिया गया है। नेक्स्ट वो फंक्शन है जैसे कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वो जो मूली का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, वो कितने नंबर है। तो हम 1/h क्लास का मल्टीप्लाई इंटू में TOR का मल्टीप्लाई इंटू में कैरेक्टर्स, इनका मल्टीप्लाई करके फिर हर एलिमेंट्स के कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हम यहाँ पर ऐड करके इनको ए के रेस्पेक्ट में, केवल ए के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए ये A1 है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो इसके कैरेक्टर के आगे जो नंबर है वो साथ में लेके चलना है। तो यहाँ आइडेंटिटी के 1, तो यहाँ पर लिखो 1 इंटू, अब लेंगे हम क्लास का ले लिया, अब इसका कैरेक्टर लेंगे तो ये भी 1, फिर लेंगे TOR जो कि ये है, यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 6, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट पोर्शन वाला तो काम हो चुका। अब प्लस कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर C3 है तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है C3 में 2, तो 2 के इसके ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में ए का कैरेक्टर लिखेंगे 1, इसका काम हो चुका। अब इसके जो C3 का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 सिग्मा V में 3 को लेंगे करेक्ट इसके, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 के इस सिग्मा V के कैरेक्टर को, तो ये भी 1, फिर इसके TOR को लेंगे तो 3 सिग्मा V में ये TOR की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और फिर C3 में 2n होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो 2n में n की वैल्यू 3 है तो 6, तो यहाँ h की वैल्यू रखेंगे 6। तो इस तरीके से आपको a मिलेगा, बट ये काफ़ी लेंथी है। अगर हमें ऑलरेडी ये डाटा गिवन है तब ये तरीका हम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे जो काफ़ी टाइम हमारा सेव करेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम सीधे डायरेक्ट ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लिया है मैंने आइडेंटिटी 2A1 प्लस 2A2। करना क्या है, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू है और ये जो ऑप्शन लिया है
उनका सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के 6, 3 और 0 हमें रिजल्ट ओवरऑल ये मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा इन ऑप्शन से वो चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी के जो कैरेक्टर है इनको हम राइट करते हैं। तो आइडेंटिटी में 2, -1, 0 ये लिखा है मैंने डायरेक्ट यहाँ पर। अब नेक्स्ट है A1 के कैरेक्टर और मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो A1 में कंप्लीट A11 है तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर 2, 2 एंड 2। नेक्स्ट है A2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी 2, 2 और -2। अब इनको ऐड कर लो तो यहाँ हो गए 6, यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गया 0। तो रिजल्ट क्या यही मिल रहा है हमें सम करने पर? तो हाँ यही मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो और ये सारे आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, आपका एग्जैक्ट आंसर इस मेथड से आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है। हमें क्या करना है, फॉरबिडन ट्रांजिशन बताना है। तो फॉरबिडन इतनी देर हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, अलाउड ट्रांजिशन, तो उसी से सोल्व हो जाएगा। आपको एक्स वाई जेड जहाँ मिलते हैं वो तो हो जाता है अलाउड ट्रांजिशन, और जहाँ ना मिले तो वो हो जाएगा ट्रांजिशन फॉरबिडन। तो वही हमें चेक करके बताना है इन ऑप्शन से। तो A1 को A1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पीछे जाके करते हैं अभी इसी पर। तो यहाँ पर कैरेक्टर कौन कौन से मल्टीप्लाई करने हैं, A1 को A1 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, ये है A1 और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल रिजल्ट 1 × 1 1 1 आ जाएगा। तो इसके सामने तो Z आ रहा है, इट मीन्स ये तो अलाउड ट्रांजिशन हुआ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है A1 और E। A1 को E से मल्टीप्लाई करना है, A1 को E से। तो ये A1 और ये E, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2, -1 और 0। अब ये किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो ये भी क्या हुआ, अलाउड ट्रांजिशन। तो ये भी अलाउड, ये भी अलाउड। नेक्स्ट ऑप्शन 2 रिमेन और बचे हैं, A1 को E से और A1 को A2 से। पहले A1 को A2 को E से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A2 को E से मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2, -1 और 0। तो ये भी एक्स वाई, तो ये भी अलाउड है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचा था A1 और A2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको मिलेगा रिजल्ट इसका A2, जिसमें कोई भी ट्रांसलेशनल फंक्शंस नहीं है। इट मीन्स ये ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन। तो यहाँ पर A1, यहाँ पर ये A1 और A2 ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे समझ में आए हो। मैंने फुल ट्राई की है कि मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सारे समझा सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आपको रिमेन क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, तो कंटिन्यू बने रहे ऑन द नेट केमिस्ट्री हब। थैंक यू।